चाय पीते पीते शनाया सोचने लगी कि कुछ ही दिनों में उसकी डिलीवरी हो जाएगी और छोटा सा मेहमान उसके आंगन में किलकारियां मारेगा। सोचने में मगन शनाया चाय पीकर कप किचन में रखने गई, तभी कॉल बेल बज उठी। सामने शनाया का पति नितेश था। आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं और मेरा मन नहीं किया काम पर जाने का, शनाया ने जवाब दिया। शनाया एहसास से नितेश के पास खड़ी रही कि तबीयत खराब होने की बात जानकर शायद वो परेशान हो उठेगा, गले से लगाकर प्यार से उसका हाल पूछेगा, मगर बिना कुछ कहे सुने जब वह हाथ मुंह धोने बाथरूम में चला गया तो बुझी सी शनाया रसोई की ओर चल पड़ी। शादी की 4 साल बाद शनाया मां बनने जा रही थी। उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी, मगर नितेश कुछ खास खुश नहीं था। शनाया अकेली ही डॉक्टर के पास जाती है, अपने खाने पीने का ध्यान रखती और कभी नितेश को कुछ कहती तो काम का बहाना बनाकर वह अपनी जिम्मेदारियां से पल्ला झाड़ देता। वह बड़ी बेसब्री से दिन गिन रही थी। बच्चे के आने से नितेश को शायद कुछ जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, शायद उसके अंदर भी नन्ही जान के लिए प्यार उपजे। इसी उम्मीद से वह सब कुछ अपने कंधों पर संभाले बैठी थी। कुछ दिनों की बात है, बच्चे के आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही सोचकर उसने काम पर जाना नहीं छोड़ा। जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसके और हितेश की कमाई से घर मजे से चल रहा था। पार्लर की मालकिन शनाया की हुनर की कायल थी। एक तरह से शनाया के हाथों का ही कमाल था जो ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। शनाया के इस नाजुक वक्त में सलून की मालकिन और बाकी लड़कियां उसे पूरा सहयोग देती। उसका जब कभी भी जी मचलता या तबीयत खराब लगती तो वह काम से छुट्टी ले लेती। एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर नितेश स्वभाव से रुखा था। उसके अधीन 2-4 लोग काम करते थे। उसके ऑफिस में एक पोस्ट खाली थी जिसके लिए विज्ञापन दिया गया था। कंपनी में ग्राहक सेवा के लिए योग्यता के साथ साथ किसी मिलनसार और आकर्षक व्यक्तित्व की जरूरत थी। एक दिन तीखे नैन नक्शों वाली राखी नौकरी के आवेदन के लिए आई। उसकी मधुर आवाज और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर और कुछ उसके पिछले अनुभव के आधार पर उसका चयन कर लिया गया। नितेश के अधीनस्थ होने के कारण उसे काम सिखाने की जिम्मेदारी हितेश पर ही थी। राखी उन लड़कियों में से थी जिन्हें योग्यता से ज्यादा अपनी सुंदरता पर भरोसा होता है। अब तक की अपने अनुभव से वह जान चुकी थी कि किस तरह अदाओं के जलवे दिखाकर आसानी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। छोटे शहर से आए राखी कामयाबी की मंजिल छूना चाहती थी। कुछ ही दिनों बाद वह समझ गई कि नितेश उस पर फिदा है। फिर इस बात का वह भरपूर फायदा उठाने लगी। राखी का जादू नितेश पर चला तो वह उसे पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहने लगा। राखी बहाने बनाकर ऑफिस के कामों को टाल देती जिन्हें नितेश दूसरे लोगों से करवाता। अक्सर बेवजह छुट्टी लेकर मौज मस्ती करने निकल पड़ती। उसे बस उस पैसे से मतलब था जो उसे नौकरी से मिलती थे। साथ में काम करने वाले नितेश के दबदबे की वजह से राखी की हरकतों को नजरअंदाज कर देते हैं। अपने यौवन और शौक अदाओं की बल पर राखी नितेश के दिलो दिमाग में पूरी तरह उतर गई। उसकी और नितेश की नज़दीकियां बढ़ने लगी। काम के बाद दोनों कहीं घूमने निकल जाते। उसे खुश करने के लिए नितेश उसे महंगी गिफ्ट देता। आए दिन किसी 5 सितारा होटल में लंच या डिनर पर ले जाता। नितेश का मकसद राखी को पूरी तरह से हासिल करना था और राखी भी खूब समझती थी कि क्यों नितेश उसके आगे पीछे भंवरे की तरह मंडरा रहा है। पहले नितेश ऑफिस घर जल्दी आता था तो दोनों साथ में खाना खाते। अब देर रात तक शनाया उसका इंतजार करती रहती और फिर अकेले ही खाकर सो जाती। कुछ दिनों से नितेश के रंग बदल गए थे। ऑफिस में भी सज धज कर जाता। उधर सब बातों से बेखबर शनाया नन्हे मेहमान की कल्पना में डूबी रहती। उसकी दुनिया सिमटकर छोटी हो गई थी। एक रोज धोने के लिए कपड़े निकालते वक्त उसे हितेश की पेंट की जेब से मूवी की 2 टिकटें मिले। उसे थोड़ी हैरानी हुई। नितेश फिल्मों का शौकीन नहीं था। कभी कोई अच्छी फिल्म लगी होती तो शनाया ही जबरदस्ती उसे खींच ले जाती। उसने नितेश से इस बारे में पूछा। टिकट की बात सुनकर वह कुछ सक पका गया। फिर तुरंत संभल कर उसने बताया कि ऑफिस के एक सहकर्मी के कहने पर वह चला गया था। बात आई गई और हो गई। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन शनाया को सुनार की दुकान की एक रसीद मिली। शंकित शनाया ने नितेश के घर लौटते ही उस पर सवालों की बौछार कर दी। राखी को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए नितेश ने गोल्ड रिंग बुक करवाई थी, लेकिन किसी शातिर अपराधी की तरह नितेश उस दिन सफेद झूठ बोल गया। अपने होने वाले बच्चे का वास्ता देकर उसने शनाया को यकीन दिला दिया कि उसके दोस्त ने अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए ही पर्ची उसके पास रखवाई है। इस घटना के बाद से नितेश कुछ सतर्क रहने लगा।
अपनी जेब में कोई सबूत नहीं छोड़ता था। शनाया की डिलीवरी का समय नजदीक था। नितेश ने उसके जाने का इंतजाम कर दिया। शनाया अपनी माँ के घर चली आई। अपने मायके पहुंचने की कुछ दिन बाद ही शनाया ने एक बेटे को जन्म दिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके दिन रात नन्हे बच्चे के साथ बीतने लगे। 4 दिन शनाया और बच्चे के साथ रहकर नितेश ऑफिस में जरूरी काम की बात कहकर लौट आया। शनाया के ना रहने पर वह बिल्कुल आज़ाद पंछी था। अब उसकी और राखी की प्रेम लीला परवान चढ़ रही थी। ऑफिस में लोग उनके बारे में तभी छिपी बातें करने लगे थे, मगर नितेश को अब किसी की परवाह नहीं थी। वह हर हालत में राखी का साथ चाहता था। कुछ महीने बीते तो नितेश को फोन करके बताया कि वह अब घर आना चाहती है। जवाब में नितेश ने शनाया को कुछ दिन और आराम करने की बात कही। शनाया को हितेश की बात कुछ जची नहीं, मगर उसके कहने पर वह कुछ दिन और रुक गई। 3 महीने बीतने को आए, मगर नितेश उसे लेने नहीं आया, तो उसने नितेश को बताए बिना खुद ही आने का फैसला कर लिया। दरवाजे की घंटी पर बड़ी देर तक हाथ रखने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो शनाया को फिक्र होने लगी। आज तो संडे है, ऑफिस नहीं गया होगा, दरवाजे पर ताला भी नहीं है, इसका मतलब कहीं बाहर भी नहीं गया है, तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है उसे दरवाजा खोलने में। वह सोचने लगी। कंधे पर बैग उठाए और एक हाथ से बच्चे को गोद में संभाले वह नमनी से खड़ी थी कि खटाक से दरवाजा खुला। एक बिल्कुल अनजान लड़की को अपने घर में देख शनाया हैरान रह गई। वह कुछ पूछ पाती उससे पहले ही राखी बिजली की तेजी से वापस अंदर चली गई। नितेश ने शनाया को यूं इस तरह अचानक देखा तो उसकी सिटी पिटी गुम हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसका घबराया चेहरा और घर में एक पराये औरत को अपनी गैर मौजूदगी में देख शनाया का माथा ठनका। गुस्से में शनाया की त्योरिया चढ़ गई। पूछा, कौन है ये और यहाँ क्या कर रही है? नितेश अपनी शातिर दिमाग के घोड़े दौड़ने लगा। राखी उसके साथ काम करती है, ये बताने के साथ ही उसने शनाया को एक झूठी कहानी सुना डाली कि किस तरह राखी इस शहर में नई आई है। रहने की कोई ढंग की जगह न मिलने की वजह से वह उसकी मदद इंसानियत की नाते कर रहा है। तो तुमने मुझे ये फ़ोन पर क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि हमारे साथ कोई रह सकता है या नहीं? यह आज ही तो आई है और मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि तुमने आकर मुझे चौंका दिया। और देखो ना, मुझे तुम्हारे और मुन्ने की कितनी याद आ रही थी। नितेश ने उसकी गोद से लेकर बच्चे को सीने से लगा लिया। शनाया का शक अभी भी दूर नहीं हुआ था कि तभी राखी बेहद मासूम चेहरा बनाकर उसके पास आ गई। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हो रही है। वैसे इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, मेरी मजबूरी देखकर इन्होंने मुझे यहाँ रहने को कहा। मैं आज ही किसी होटल में चली जाती हूँ। इस शहर में बहुत सी वुमेन हॉस्टल भी तो है, तुमने वहाँ पता नहीं किया है? जी जी, है तो सही, लेकिन सब जगह किसी जान पहचान वाले की गारंटी चाहिए, और यहाँ मैं किसी को नहीं जानती। नितेश और राखी अपनी मक्कारी से शनाया को शीशे में उतरने में कामयाब हो गए थे। शनाया उन दोनों की तरह चालक नहीं थी। राखी की अकेली औरत होने की बात से उसके दिल में थोड़ी सी हमदर्दी जाग उठी। उनका गेस्ट रूम खाली था, तो उसने राखी को कुछ दिन रहने की इजाज़त दी थी। नितेश की तो जैसे बाछी खिल गई। एक ही छत के नीचे पत्नी और प्रेमिका दोनों का साथ उसे मिल रहा था। वह अपने को दुनिया का सबसे खुशनसीब मर्द समझने लगा। प्रेम लीला में थोड़ी रुकावट तो आई, पर दोनों अब होशियारी से मिलते जुलते। कोशिश होती कि ऑफिस से भी अलग अलग समय पर निकले, ताकि किसी को शक ना हो। शनाया के सामने दोनों ऐसे पेश आते जैसे उनका रिश्ता सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित हो। शनाया घर की मालकिन थी, तो हर काम उसकी मर्जी से होता था। थोड़े ही अंतराल बाद राखी उसकी स्थिति की तुलना खुद से करने लगी थी। उसके तन मन पर नितेश अपना हक जताता था, मगर उनका रिश्ता कानून और समाज की नज़रों में नाजायज़ ही था। ऑफिस में वह सबके मनोरंजन का साधन थी, तब उससे चुहल भरे लहजे में बात करते। उनकी आंखों में राखी को अपने लिए इज्जत कम और हवस ज़्यादा दिखती थी। समाज में पत्नी का दर्जा क्या होता है, नितेश और शनाया के साथ रहते हुए उसे इस बात का अंदाजा हो गया था। शनाया की जो जगह उस घर में थी, वह जगह अब राखी लेना चाहती थी। वह सोचने लगी, आखिर कब तक नितेश की खेलने की चीज़ बनकर रहेगी? कभी ना कभी तो नितेश इस खिलौने से उब जाएगा। राखी को अब अपने फ्यूचर की चिंता होने लगी। नितेश के पास ओहदा और पैसा दोनों थे। उसके साथ रहकर राखी को अपना फ्यूचर सुनहरा लग रहा था। उसने अब अपना दांव फेंकना शुरू कर दिया। वह नितेश पर शनाया को तलाक देने का दबाव डालने लगी।
शातिर दिमाग नितेश को घरवाली और बाहर वाली दोनों का सुख मिल रहा था। वह शादी के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। उसने राखी को कई तरीकों से समझाने की कोशिश की, तो वह जिद पर अड़ गई। उसने नितेश के सामने शर्त रख दी कि या तो वह शनाया को तलाक देकर उससे शादी करे या फिर वह सदा के लिए उसे अपना रिश्ता तोड़ ले। नितेश ने राखी से कुछ दिन की मोहलत मांगी। एक रात शनाया की नींद अचानक खुली तो उसने पाया नितेश बिस्तर से नदारद है। शनाया को बातचीत की आवाज़ सुनाई दी तो वह कमरे से बाहर आ गई थी। आवाज़ें राखी के कमरे से आ रही थी। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। उसने देखा कि दोनों एक साथ लेकर मूवी देख रहे थे। उस दृश्य ने शनाया को जद कर दिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ देर और वहां रुकने की। जैसे गई थी वैसे ही उल्टे पांव कमरे में लौट आई। आंखों से लगातार आंसू बहते जा रही थे। उसकी नाक के नीचे ये सब हो रहा था और वह बेखबर रही। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि इतना बड़ा विश्वासघात किया दोनों ने उसके साथ। शनाया के दिल में नफरत का ज्वार भाटा उछाल मार रहा था। उसके आंसू पोंछने वाला वहां कोई नहीं था। दिमाग में बहुत से विचार कुलबुलाने लगे। अगर अभी कमरे में जाकर दोनों को जलील करें तो उसका मन शांत हो और फिर वह हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाए। फिर उसे ख्याल आया कि वह क्यों अपना घर छोड़कर जाए। यहाँ से जाएगी तो राखी, जिसने उसकी सुहाग पर डाका डाला। अपनी सोते हुए बच्चे पर नजर डालकर शनाया ने खुद को किसी तरह संयत किया और फिर एक फैसला ले लिया। शनाया को नींद में बेखबर समझ बड़ी देर बाद नितेश अपने कमरे में लौट आया और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी सुबह जब राखी ऑफिस के लिए निकल रही थी तभी शनाया ने उसका रास्ता रोक लिया। बोली, सुनो राखी, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, इसीलिए आज ही अपना सामान उठाकर चली जाओ। शनाया की आंखों में उसके लिए नफरत के शोले धधक रहे थे। यह क्या कह रही हो तुम? राखी कहीं नहीं जाएगी, नितेश ने बीच में आते हुए कहा। मैंने बोल दिया है, इसे जाना ही होगा। नितेश की शह पाकर राखी नितेश के साथ खड़ी हो गई तो शनाया के तन बदन में आग लग गई। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। राखी की दिखाई देखकर शनाया से रहा नहीं गया। गुस्से की ज्वाला में उबलती शनाया ने राखी की बांह पकड़कर उसे लगभग धकेल दिया। तभी एक जोरदार तमाचा शनाया के गाल पर आ पड़ा। वह सन रह गई। एक दूसरी औरत के लिए नितेश उस पर हाथ उठा सकता है, वह सोच भी नहीं सकती थी। उसकी आंखें भर आए। नितेश के रूप में एक अजनबी वहां खड़ा था, उसका पति नहीं। किसी जख्मी शेरनी सी गुर्राकर शनाया बोली, साफ समझती हूं मैं, तुम इसे यहाँ क्यों रखना चाहते हो? मर्यादा की सारी हदें तोड़ते हुए नितेश ने शनाया के सामने ही राखी की कमर में हाथ डाल दिया और एक कुटिल मुस्कान उसकी होठों पर आ गई। चलो अच्छा हुआ जो तुम सब जान गई, तो अब ये भी सुन लो, मैं राखी से शादी करने वाला हूँ और यह मेरा अंतिम फैसला है। शनाया अवाक रह गई। उसे यकीन हो गया नितेश अपने होशो हवास में नहीं है। जो कुछ किया धरा है राखी का किया है। तुम अपने होश में नहीं हो नितेश, ये हम दोनों के बीच में नहीं आ सकती। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम हम दोनों के बीच आ रही हो। मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। नितेश ने बिना किसी लाख लपेट के दुटुक जवाब दे दिया। शनाया अपने ही घर में अपराधी की तरह खड़ी थी। नितेश और राखी का पलड़ा इस समय भारी था। जिस आदमी के साथ ब्याह कर वह इस घर में आई थी वही अब उसका नहीं रहा, तो उसे घर में उसका हक ही क्या रह जाता है। बसी बसाई गृहस्थी उजड़ चुकी थी। नितेश ने जब तलाक का नोटिस भिजवाया तो शनाया की माँ और भाई का खून खौल उठा। वह किसी भी कीमत पर नितेश को सबक सिखाना चाहते थे जिसने शनाया की जिंदगी से खिलवाड़ किया। रह रहकर शनाया को वह थप्पड़ याद आता जो नितेश ने उसे राखी की खातिर मारा था। शनाया के दिल में नितेश की याद तक मर चुकी थी। उसने ठंडे लहजे में घर वालों को समझा बुझा लिया और तलाकनामे पर हाँ की मोहर लगा दी। जिस रिश्ते की मौत हो चुकी थी उसे कफन पहनाना बाकी था। वक्त ने गम का बोझ कुछ कम किया तो शनाया अपने आप में लौटी। अपने घर वालों पर मोहताज होने के बजाय उसने फिर से नौकरी करने का फैसला लिया। शनाया दिल कड़ा कर चुकी थी। नन्ही जान को अपनी माँ की देखरेख में छोड़ वह उसी शहर में चली आई जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। सीने में धधकती आग लेकर शनाया ने अपने को कम के प्रति समर्पित कर दिया। जिंदगी की गाड़ी एक बार फिर पटरी पर आने लगी। ब्यूटी सैलून में उसके हाथों की हुनर की ग्राहक कायल थे। उसे अपने काम में महारत हासिल हो चुकी थी। कुछ समय बाद ही शनाया ने नौकरी छोड़ दी। अब वह खुद का काम शुरू करना चाहती थी। अपने बेटे की याद आते ही वह तड़प उठी।
वो उसे अपने पास रखना चाहती थी, मगर फिलहाल उसे किसी धन की जगह की जरूरत थी जहां वो अपना सैलून खोल सके। तलाक के बाद कोर्ट के आदेश पर शनाया को नितेश से जो रुपए मिले, उनमें अपनी कुछ जमा पूंजी मिलाकर उसके पास इतना पैसा हो गया कि वह अपना सपना पूरा कर सकती थी। अपने सैलून के लिए जगह तलाश करने की दौड़ धूप में उसकी मुलाकात प्रॉपर्टी डीलर सागर से हुई, जिसने शनाया को शहर के कुछ इलाकों में कुछ जगह दिखाएं। असमंजस में पड़ी शनाया जब कुछ तय नहीं कर पाई, तो सागर ने खुद ही उसकी परेशानी दूर करते हुए एक अच्छी रिहायशी जगह में उसे जगह दिलवा दी। अपना कमीशन भी थोड़ा कम कर दिया, तो शनाया सागर की एहसानमंद हो गई। सागर के प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस के पास से शनाया का सैलून खुल गया। आते जाते दोनों की अक्सर मुलाकात हो जाती। कुछ समय बाद उनके साथ उठना बैठना भी हो गया। सागर शनाया के अतीत से वाकिफ था, कभी भी भूल से भी शनाया को पुरानी बातें याद नहीं करने देता। उसकी हमदर्दी भरी बातें शनाया के टूटे मन को सुकून देती। जिंदगी ने मानो हंसने मुस्कुराने का बहाना दे दिया था। दोस्ती कुछ गहरी हुई तो दोनों की शामें साथ बुझने लगी। शहर में अकेली रह रही शनाया पर कोई बंदिश नहीं थी, वह जब चाहती तब सागर से मिलती। एक दिन सागर से शनाया ने पूछा, सागर हम कब तक यूं ही मिलते रहेंगे? क्या कोई भविष्य है इस रिश्ते का? रोमानी ख्यालों में डूबा सागर एकाएक पूछे गए इस सवाल से चौंक गया। बोला, जब तक तुम चाहो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। शनाया खुद तय नहीं कर पा रही थी कि इस रिश्ते का कोई अंजाम भी है या नहीं। जब सागर ने बताया कि उसके घर वाले पुराने विचारों के हैं, तो शनाया को यकीन हो गया कि उसकी तलाकशुदा होने की बात जानकर वे सागर के साथ उसकी शादी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आने वाले कल का डर मन में छुपा था, मगर अपने वर्तमान में वह सागर के साथ खुश थी। सागर की बाइक पर उसके साथ सटकर बैठी शनाया को एक दिन जब नितेश ने बाजार में देखा तो वह नाक की तरह फुफकार उठा। शनाया अब उसकी पत्नी नहीं थी। ये बात जानते हुए भी शनाया का किसी और मर्द के साथ इस तरह घूमना फिरना उसे नागवार गुजरा। उसकी कुंठित मानसिकता ये बात हजम नहीं कर पा रही थी कि उसकी छोड़ी हुई औरत किसी और मर्द के साथ गुलछरे उड़ाए। घर जाकर नितेश बहुत देर तक उत्तेजित होता रहा। शनाया उस आदमी के साथ कितनी खुश लग रही थी, उसे यह बात रह रहकर दंश मार रही थी। राखी से शादी करके उसके अहम को संतुष्टि तो मिली, लेकिन राखी शनाया नहीं थी। शादी के बाद भी राखी पत्नी न होकर प्रेमिका की तरह ही रहती थी। घर के कामों में बिल्कुल फूहड़ थी। उसकी फिजूल खर्ची से नितेश अब परेशान रहने लगा था। कभी उस पर झुंझला उठता तो राखी उसका जीना हराम करती थी, यहाँ तक कि तलाक और पुलिस की धमकी देती थी। अब नितेश का इश्क का भूत जल्द ही सर से उतर गया। वह एक बार फिर शनाया के साथ शादी के दिनों की शुरुआती दिनों की कल्पना करके नितेश के मन में बहुत से विचार आने लगे। वह एक बार फिर शनाया के संग के लिए उत्सुक होने लगा। किसी तरह शनाया के घर और सैलून का पता लगाकर एक दिन वह शनाया के फ्लैट पर आ धमका। एक अरसे के बाद अचानक उसे सामने देख शनाया चौंक उठी कि नितेश को आखिर इसका पता कैसे मिला और अब यहाँ करने क्या आया है। कैसी हो शनाया? बिल्कुल बदल गई हो, पहचान में ही नहीं आ रही हो। हितेश ने भरपूर नजरों से घूरा। शनाया सज संवर कर रहती थी ताकि उसकी सैलून में ग्राहकों का आना बना रहे। अब वह आधुनिक फैशन के कपड़े भी पहनने लगी थी। सलीके से कटे बाल और आत्मनिर्भरता के भाव उसके चेहरे की रौनक बढ़ा रहे थे। उसका रंग रूप भी पहले की तुलना में निखर आया था। कांच के मानन टूटे दिल के टुकड़े बटोरते उसके हाथ लहूलुहान भी हुए थे, मगर उसने अपनी हिम्मत कभी टूटने नहीं दी। वह अब जीवन की हर मुश्किल का सामना कर सकती थी। तो फिर नितेश क्या चीज थी? किस काम से आए हो? उसने बेहद उपेक्षा भरे लहजे में कहा। उसकी बेखौफी देख नितेश जल भून गया, लेकिन फौरन उसने पलटवार किया। मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ, तुमने मुझे मेरे ही बेटे से अलग कर दिया है। आज अचानक तुम्हें बेटे पर प्यार कैसे आ गया? इतने दिनों में तो एक बार भी खबर नहीं ली उसकी। एक व्यंग भरी मुस्कुराहट शनाया के अधरों पर आ गई। तुम्हें क्या लगता है मैं मेरे बेटे से प्यार नहीं करता? बाप हूँ उसका। जितना हक तुम्हारा है उतना मेरा भी है। तो तुम अब हक जताने आए हो। कानून ने तुम्हें बेशक हक दिया है, मगर वह मेरा बेटा है। बेटे से मिलना बस एक बहाना था नितेश के लिए। उसे तो शनाया के साथ की चाह थी। बोला, सुनो शनाया, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हो सके तो मुझे माफ कर दो। नितेश के तेवर अचानक नर्म पड़ गए। उसने शनाया का हाथ पकड़ लिया। तभी एक झन्नाटेदार तमाचा नितेश के गाल पर पड़ा। शनाया ने बिजली की फुर्ती से फौरन अपना हाथ छुड़ा लिया। नितेश का चेहरा तमतमा गया।
इस खातिरदारी की तो उसे उम्मीद ही नहीं थी। वह कुछ बोलता उससे पहले ही शनाया गुर्राए, आज के बाद दोबारा मुझे छूने की हिम्मत की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। यह मत भूलो कि तुम अब मेरे पति नहीं हो और एक गैर मर्द मेरा हाथ इस तरह नहीं पकड़ सकता, समझे तुम? अब दफा हो जाओ यहाँ से। उसे एक भद्दी सी गाली देकर नितेश बोला, सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हो, किस किस के साथ अय्याशी करती हो सब जानता हूँ। अगर उनके साथ तुम खुश रह सकती हो तो मुझ में क्या कमी है? मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारी इज्जत सारे शहर में उछाल सकता हूँ। इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। और फिर शनाया को बदनाम करने की धमकी देकर नितेश वहां से चला गया। कितना तुच्छ हो चुका है नितेश। शनाया की सहन शक्ति जवाब दे गई। वह तकिए पे सर रखकर खुद पर रोती रही। जुल्म उस पर हुआ था, लेकिन कसूरवार उसे ठहराया जा रहा था। इस मुश्किल की घड़ी में उसे सागर की जरूरत होने लगी। उसके प्यार का मरहम उसके दिल को सुकून दे सकता था। उसने अपने फोन पर सागर का नंबर मिलाया। कई बार कोशिश करने पर भी जब उसने फोन नहीं उठाया तो वह अपना पर्स उठाकर उससे मिलने चल पड़ी। नितेश किसी भी हद तक जा सकता है, ये शनाया को यकीन था। वह चुप नहीं बैठेगा। अगर उसकी बदनामी हुई तो उसके सैलून के बिजनेस पर असर पड़ सकता है। वह सागर से मिलकर इस मुश्किल का कोई हल ढूंढना चाहती थी। क्या पता उसे पुलिस की भी मदद लेनी पड़े। सागर के ऑफिस में ताला लगा देखकर वह निराश हो गई। सागर उसके एक बार बुलाने पर दौड़ा चला आता था, फिर आज उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा? उसे याद आया, जब वह पहली बार सागर से मिली थी तो उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। उसने अपना पर्स टटोला, कार्ड मिल गया। ऑफिस और घर का पता उसमें मौजूद था। उसने पास से गुजरते ऑटो को हाथ देकर रोका और पता बताया। धड़कते दिल से शनाया ने फ्लैट की घंटी बजाई। एक आंटी ने दरवाजा खोला। उनसे सागर के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटी क्या नाम है तुम्हारा? जी शनाया। आओ अंदर आओ। सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए वह भागकर किचन की ओर चल पड़ी। ये सब शनाया को थोड़ा सा अटपटा लगा। वह बैठकर घर का एक एक कोना निहारने लगी। तब से आंटी आ गई। लो बहू, पहले ये मिठाई खाओ और यह पानी पियो। बहू, शनाया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इसका मतलब सागर ने सब बता दिया है। लेकिन आंटी के अलावा उस घर में कोई नहीं था। आंटी के पति नहीं थे, क्योंकि उन्होंने न ही सिंदूर लगाया था और न ही कोई श्रृंगार किया था। शनाया, कल रात को ही सागर ने मुझे तुम्हारे बारे में बतलाया। शनाया जमीन की ओर ताकने लगी। शनाया, मुझे तुम्हारे तलाकशुदा होने से कोई दिक्कत नहीं है और न ही मयंक से। शनाया अचंभित होकर सुन रही थी। तभी उन्होंने आगे कहा, 30 साल पहले मेरा भी वही हाल हुआ जो तुम्हारा हुआ था। लेकिन मैंने अपने पति को छोड़ा था। उसके बाद मैंने कभी भी मुड़कर नहीं देखा, न ही मैंने दूसरी शादी की। लेकिन आज सोचती हूँ, सागर के सिर पर एक पिता का साया होना जरूरी था। कल बीत गया, लेकिन आज मेरे सामने है। जब मुझे पता चला सागर और तुम्हारा रिश्ता, तभी मैंने ठान लिया कि इस घर की बहू तो तुम ही बनोगी। तभी बेडरूम से सागर को निकलता देख शनाया हैरान हो गई। मतलब सागर ने ही सारी प्लानिंग की थी ताकि मैं आंटी से मिल सकूं। मैडम तो कब की शादी की डेट रखें? सागर ने पूछा तो शनाया शर्म से लाल हो गई। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।